अध्याय 18। इंगा ने अपने गुलाबी मोती को छोड़ा। श्वेत मोती ने इंगा को राजा गोस की नाव की खोज में सही मार्गदर्शन दिया, लेकिन लड़के ने अपने लोगों को पिंगरी भेजने में इतनी देरी कर दी थी कि गोस और कौ के व्हीलर देश के तट पर उतरने के एक दिन बाद इंगा की नाव उसी स्थान पर पहुंची। वहां उसने रानी कौ के जहाज की रखवाली कर रहे 40 नाविकों को पाया, और हालांकि वे लड़के को यह नहीं बता सके कि राजा और रानी उसके पिता और माता को कहाँ ले गए हैं, फिर भी श्वेत मोती ने उसे देश के रास्ते और नोम्स की गुफाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। रिनकिटिंग को चट्टानी और पहाड़ी यात्रा करना पसंद नहीं था, भले ही बिलबिल उसे ले जाए, लेकिन वह इंगा को नहीं छोड़ेगा, भले ही उसका अपना राज्य पहाड़ों की एक श्रृंखला के ठीक पीछे था, जो उनके दक्षिण पश्चिम में ऊंचे दिखाई दे रहे थे। इसलिए राजा ने बहादुरी से बकरी पर सवार होकर सवारी की, जो हमेशा बड़बड़ाती थी लेकिन हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का पालन करती थी, और तीनों ने तुरंत नोम्स की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया। वे रानी कौर और राजा गोस की तरह ही धीरे धीरे यात्रा कर रहे थे, इसलिए जब वे लगभग आधे रास्ते पर थे तो उन्होंने पाया कि राजा और रानी अपनी नाव पर वापस आ रहे हैं। ये तथ्य कि गोस और कौ अब अकेले थे, ये साबित करता है कि उन्होंने इंगा के पिता और मां को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए रिनकिटिंग के सुझाव पर तीनों एक ऊंची चट्टान के पीछे छिप गए जब तक कि रेगोस के राजा और कोरेगोस की रानी, जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था, उनके पास से नहीं गुजरे। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, इस बात से खुश थे कि उन्हें फिर से अपने दुष्ट दुश्मनों से लड़ने या झगड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। रिनकिटिंग ने कहा, हालांकि हम उनसे पूछ सकते थे कि उन्होंने आपके गरीब माता पिता के साथ क्या किया। कोई बात नहीं, इंगा ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि व्हाइट पल हमें सही रास्ता दिखाएगा। कुछ देर तक वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे और फिर रिनकिटिंग उसी तरह हंसने लगा जैसा वह दुर्भाग्य आने से पहले किया करता था। महाराज, आपको किस बात से आनंद मिलता है? लड़के ने पूछा, ये सोचकर कि मेरी प्रिय प्रजा कितनी आश्चर्यचकित होगी यदि उन्हें पता चले कि मैं उनके कितना निकट हूँ और फिर भी कितना दूर हूँ। मैं हमेशा से नोम देश की यात्रा करना चाहता था, जो रहस्य और जादू तथा सभी प्रकार के रोमांच से भरा है, लेकिन मेरी समर्पित प्रजा ने मुझे ऐसा कुछ भी सोचने से मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं चोटिल हो जाऊंगा या मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा। अब जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? इंगा ने पूछा। थोड़ा सा, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वे कहते हैं कि नया नोम राजा उतना दुष्ट नहीं है जितना पुराना राजा हुआ करता था। फिर भी हम एक खतरनाक यात्रा पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको मुझे अपना एक मोती उधार देकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। इंगा ने इस पर विचार किया और उन्हें यह एक उचित अनुरोध लगा। तुम कौन सा मोती लेना चाहोगे? लड़के ने पूछा। ठीक है, देखते हैं, रिनकिटिंग ने कहा। आपको अपने बंदी माता पिता को आज़ाद कराने के लिए ताकत की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए आपको ब्लू पल रखना चाहिए। और आपको व्हाइट पल की सलाह की ज़रूरत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे भी अपने पास रखें। लेकिन अगर हम अलग हो गए तो मेरे पास खुद को नुकसान से बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको मुझे पिंक पल उधार देना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इंगा ने सहमति व्यक्त की, और एक चट्टान पर बैठकर उसने अपना दाहिना जूता उतारा और नुकीले पंजे से कपड़ा हटाने के बाद गुलाबी मोती निकाला, वह मोती जो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को किसी भी नुकसान से बचाता था। उन्होंने पूछा, आप इसे सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रख सकते हैं? मेरी बनियान की जेब में, राजा ने उत्तर दिया। जेब में एक फ्लैप है और मैं इसे इस तरह से पिन कर सकता हूँ कि मोती बाहर न निकल सके और खो न जाए। जहाँ तक डकैती की बात है, जब तक मोती मेरे पास है, कोई भी दुष्ट इरादे वाला व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता। इसलिए इंगा ने रिनकिटिंग को गुलाबी मोती दे दिया और छोटे राजा ने उसे अपनी लाल और हरे रंग की मखमली बनियान की जेब में रख लिया तथा जेब के फ्लैप को कसकर बंद कर दिया। अब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और आखिरकार नोम राजा की गुफाओं के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। सफेद मोती को अपने कान के पास रखते हुए इंगा ने पूछा, अब मैं क्या करूं? और मोती की आवाज ने उत्तर दिया, अपने हाथों को 4 बार ताली बजाएं और क्लिक शब्द को जोर से पुकारें। फिर अपने आप को नोम राजा के पास ले जाने दें, जो अब आपके पिता और मां को बंदी बनाकर रखे हुए हैं।
इंगा ने इन निर्देशों का पालन किया और जब क्लिक उसके बुलावे पर आया तो लड़के ने नोम राजा से मिलने का अनुरोध किया। इसलिए क्लिक उन्हें राजा कलिको के सामने ले गया, जो पिछली रात की मौज मस्ती के कारण भयंकर सिरदर्द से पीड़ित था और इसलिए असामान्य रूप से क्रोधित और चिड़चिड़ा था। मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आए हो, इंगा के बोलने से पहले ही उसने कहा। तुम रेगोस के बंदियों को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम फिर से चले जाओ। लड़के ने दृढ़ता से कहा, बंदी मेरे पिता और माता हैं, और मैं उन्हें आज़ाद कराना चाहता हूँ। राजा ने इंगा को गौर से देखा, उसकी दुस्साहसता पर आश्चर्य व्यक्त किया। फिर वह राजा रिनकेटिंग की ओर देखने लगा और बोला, मुझे लगता है कि आप गिलगाड के राजा हैं, जो रिनकेटिंग राज्य में है। आपने पहली बार में ही सही अनुमान लगा लिया है, रिनकेटिंग ने उत्तर दिया। तुम कितने गोल और मोटे हो, कलिको ने कहा। मैं बस सोच रहा था कि तुम कितने मोटे और गोल हो, रिनकेटिंग ने कहा। वास्तव में, राजा कलिको, हमें दोस्त होना चाहिए, हम हर चीज में एक जैसे हैं, सिवाय स्वभाव और बुद्धि के। फिर वह हंसने लगा, जबकि कलिको उसे घूर रही थी, यह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी बात को तारीफ के तौर पर स्वीकार करे या नहीं। और अब नोम की नज़र बिलबिल पर पड़ी और उसने पूछा, क्या यह आपकी बोलने वाली बकरी है? बिलबिल ने नोम राजा की तीखी निगाह का समान रूप से क्रोधी और विद्रोही भाव से जवाब दिया, जबकि रिनकेटिंग ने उत्तर दिया, ये है, महाराज। क्या वह सचमुच बात कर सकता है? कलिको ने उत्सुकता से पूछा। वो कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो वह करता है वह है डांटना। महमहिम से बात करो, बिलबिल। लेकिन बिलबिल चुप रहा और कुछ नहीं बोला। क्या तुम हमेशा उसकी पीठ पर सवार होकर यात्रा करते हो? कलिको ने रिनकेटिंग से प्रश्न करते हुए कहा। हाँ, जवाब मिला, क्योंकि मोटे आदमी के लिए दूर तक चलना कठिन होता है, जैसा कि शायद आप अनुभव से जानते हैं। ये सच है, कलिको ने कहा। बकरी की पीठ से उतर जाओ और मुझे थोड़ी देर उस पर सवारी करने दो, ताकि देख सकूं कि मुझे ये कैसा लगता है। शायद मैं उसे तुमसे दूर ले जाऊं, ताकि वह मेरी गुफाओं में घूमे। ये सुनकर रिनकेटिंग हल्के से हंसा, लेकिन तुरंत बिलबिल की पीठ से उतर गया और कलिको को चढ़ने दिया। नोम राजा थोड़ा असहज था, लेकिन जब वह काठी पर मजबूती से बैठ गया तो उसने ऊंची आवाज में पुकारा, गिद्दाप। जब बिलबिल ने आदेश पर ध्यान नहीं दिया और हिलने से इनकार कर दिया, तो कलिको ने बकरी के शरीर पर अपनी एड़ी से जोरदार प्रहार किया और फिर बिलबिल अचानक चौंक गया। वह बड़ी गुफा में तेजी से भागा, जब तक कि वह लगभग विपरीत दीवार तक नहीं पहुंच गया, जब वह अचानक रुक गया कि राजा कलिको उसके सिर के ऊपर से उछलकर रत्न जड़ित दीवार से टकरा गया। वह इतनी जोर से टकराया कि उसके मुकुट के सिरे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और उसका सिर मुकुट के हीरे जड़े बैंड में दूर तक घुस गया, जिससे उसकी एक आंख और नाक का एक हिस्सा ढक गया। शायद इसने कलिको के सिर को चट्टान की दीवार से टकराने से बचा लिया, लेकिन यह मुकुट के लिए बहुत मुश्किल था। बिलबिल अपनी सफलता से बहुत खुश था और रिनकेटिंग नोम राजा की हास्यास्पद उपस्थिति पर हंस रहा था, लेकिन कलिको बड़बड़ा रहा था और गुर्रा रहा था क्योंकि वो खुद को संभाल रहा था और अपने सिर से क्षतिग्रस्त मुकुट को खींचने की कोशिश कर रहा था, और यह स्पष्ट था कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वास्तव में, इंगा देख सकता था कि राजा बहुत गुस्से में था, और लड़का जानता था कि यह घटना कलिको को पूरी पार्टी के खिलाफ कर सकती है। नोम राजा ने क्लिक को दूसरा मुकुट लाने के लिए भेजा और अपने कामगारों को क्षतिग्रस्त मुकुट की मरम्मत करने का आदेश दिया। जब वह नए मुकुट का इंतजार कर रहा था, तो वह अपने आगंतुकों को एक भद्दे चेहरे के साथ देख रहा था, और इसने इंगा को पहले से कहीं अधिक असहज कर दिया। अंत में, जब नया मुकुट उसके सिर पर रखा गया, तो राजा कलिको ने कहा, मेरे पीछे आओ, अजनबियों, और गुफा के एक छोर पर एक छोटे से दरवाजे की ओर ले गया। इंगा और रिनकेटिंग ने दरवाजे से उसका पीछा किया और खुद को एक बालकनी पर खड़ा पाया, जहां से एक विशाल गुंबददार गुफा दिखाई दे रही थी, इतनी बड़ी कि ऐसा लग रहा था कि इसके दूसरी तरफ मीलों दूर है। इस गोलाकार गुफा के चारों ओर, जो किसी अज्ञात स्रोत से शानदार ढंग से प्रकाशित हो रही थी, अन्य गुफाओं से जुड़े मेहराब थे।
कलिको ने अपनी जेब से एक सोने की सीटी निकाली और एक तीखी ध्वनि बजाई जो गुफा के हर हिस्से में गूंज उठी। तुरंत ही बड़ी संख्या में नोम्स बगल के मेहराबों से घुसने लगे, जब तक कि विशाल स्थान उनसे भर नहीं गया जहां तक नजर जाती थी। सभी पॉलिश किए गए चांदी और सोने के चमचमाते हथियारों से लैस थे, और इंगा आश्चर्यचकित थी कि कोई राजा इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व कर सकता है। वे बहुत व्यवस्थित तरीके से मार्च करने लगे और फिर जवाबी मार्च करने लगे, लेकिन फिर सोने की सीटी की आवाज़ ने उन्हें उतनी ही तेजी से भागने पर मजबूर कर दिया जितनी तेजी से वे आए थे। और जैसे ही विशाल गुफा फिर से खाली हो गई, कलिको अपने आगंतुकों के साथ अपने शाही कक्ष में वापस आ गया, जहां वह एक बार फिर अपने हाथीदांत के सिंहासन पर बैठ गया। मैंने तुम्हें दिखाया है, उसने इंगा से कहा, मेरे अंगरक्षकों का एक हिस्सा। शाही सेनाएं, जिनमें से ये केवल एक हिस्सा है, समुद्र की रेत जितनी असंख्य हैं, और मेरी भूमिगत गुफाओं में से कई हजारों में रहती हैं। तुम यहाँ ये सोचकर आए हो कि मैं राजा गोस और रानी कोर के बंदियों को छोड़ दूं, और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि मेरी शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे बताया गया है कि तुम एक जादूगर हो और अपनी सहायता के लिए जादू पर निर्भर हो, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि नोम नश्वर नहीं है और खुद जादू को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए अगर हमें जादू से लड़ना पड़े तो संभावना है कि हम तुमसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इस पर ध्यान से सोचो मेरे लड़के, और यह महसूस करने की कोशिश करो कि तुम मेरी शक्ति में हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे राजा किटिकट और रानी गैरी को आज़ाद करने के लिए मजबूर कर सकते हो, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे ऐसा करने के लिए मना नहीं सकते, क्योंकि मैंने राजा गोस को अपना वचन दिया है। इसलिए, चूंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुमसे शांति से चले जाने के लिए कहता हूं, और मुझे अकेला छोड़ दो। राजा कलिको, अगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो मुझे माफ कर दीजिए, लड़के ने जवाब दिया। चाहे मेरा काम कितना भी मुश्किल और खतरनाक क्यों न हो, मैं तब तक आपके राज्य को नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरे माता पिता को छुड़ाने के सभी प्रयास विफल न हो जाएं और मैं पूरी तरह से निराश न हो जाऊं। बहुत अच्छा, राजा ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, और अब अगर कोई बुराई तुम्हारे साथ होती है तो इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आज मुझे सिरदर्द है, इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति के हिसाब से तुम्हारा ठीक से मनोरंजन नहीं कर सकता, लेकिन क्लिक तुम्हें मेरे अतिथि कक्ष में ले जाएगा और कल मैं तुमसे फिर बात करूंगा। यह अपने घोषित शत्रुओं के साथ व्यवहार करने का एक उचित और विनम्र तरीका प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक इच्छा व्यक्त की कि कलिको का सिरदर्द ठीक हो जाए, और अपने गाइड क्लिक का अनुसरण करते हुए एक अच्छी तरह से प्रकाशित मार्ग से होते हुए कई मेहराबों से होते हुए अंततः 3 अच्छी तरह से सुसज्जित शयन कक्षों तक पहुंचे, जो ठोस भूरे रंग के पत्थर से काटे गए थे और नोम्स द्वारा ज्ञात किसी रहस्यमय विधि द्वारा अच्छी तरह से प्रकाशित और हवादार थे। इनमें से पहला कमरा राजा रिनकिटिंग को दिया गया था, दूसरा इंगा को और तीसरा कमरा बिलबिल बकरी को दिया गया था। तीसरे और दूसरे कमरे के बीच एक झूलता हुआ चट्टानी दरवाज़ा था और दूसरे और पहले कमरे के बीच एक और दरवाज़ा था, जिसमें एक दरवाज़ा भी था जो गलियारे में खुलता था। रिनकिटिंग का कमरा सबसे बड़ा था, इसलिए यहीं पर कुछ नोम सेवकों ने एक बढ़िया डिनर परोसा, जो अपने टेढ़े मेढ़े आकार के बावजूद अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम साबित हुए। आप जानते हैं कि आप कैदी नहीं हैं, क्लिक ने कहा। नहीं, आप स्वागत योग्य अतिथि हैं, क्योंकि आपने हमारे शक्तिशाली राजा और उसके सभी मेजबानों का विरोध करने का अपना उद्देश्य घोषित किया है। लेकिन हम आपसे कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, और जब तक आप हमारी गुफाओं में रहेंगे, आपको अच्छी तरह से खाना और देखभाल दी जाएगी। पेट भरकर खाओ, अच्छी नींद लो, और सुखद सपने देखो। ये कहकर उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और तुरंत रिनकिटिंग और इंगा ने राजा किटिकट और रानी गैरी को मुक्त करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में आपस में सलाह मशविरा करना शुरू कर दिया। व्हाइट पल की सलाह लड़के के लिए अभी अभी असंतोषजनक थी, क्योंकि उसके सवालों के जवाब में आवाज ने बस इतना ही कहा था, धैर्य रखो, बहादुर बनो और दृढ़ निश्चयी बनो।
रिनकेटिंक ने सुझाव दिया कि वे ये पता लगाने की कोशिश करें कि इनगा के माता पिता को भूमिगत गुफाओं की श्रृंखला के किस हिस्से में कैद किया गया था, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये जानना जरूरी था। इसलिए वे दोनों साथ साथ चल पड़े, बिलबिल को उसके कमरे में सोते हुए छोड़कर, और कई गलियारों और गुफाओं से बिना किसी विरोध के गुजरे। कुछ जगहों पर बड़ी बड़ी भट्टियां थीं, जहां सोने की धूल को पिघलाकर ईंटें बनाई जा रही थीं। दूसरे कमरों में कारीगर सोने को विभिन्न वस्तुओं और आभूषणों में ढाल रहे थे। एक गुफा में विशाल पहिए घूम रहे थे जो कीमती रत्नों को चमका रहे थे, और उन्हें कई गुफाएं मिली जिनका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था, जहां हर तरह का खजाना ढेर करके रखा गया था। इसके अलावा वे सेना की बैरकों और बड़ी रसोई में भी पहुंचे। हर जगह नोम थे, उनमें से अनगिनत हजारों, लेकिन किसी ने भी धरती की सतह से आने वाले आगंतुकों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी, हालांकि इंगा और रिनकेटिंक थकने तक चले, वे उस जगह को खोजने में असमर्थ थे जहां लड़के के पिता और मां को बंद करके रखा गया था, और जब उन्होंने अपने कमरों में लौटने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वे खुद को भूल भुलैया के बीच खो चुके थे। हालांकि क्लिक तुरंत उनके पास आया, उनकी बेचैनी पर हंसते हुए, और उन्हें वापस उनके शयन कक्ष में ले गया। सोने से पहले उन्होंने रिनकेटिंक के कमरे से गलियारे तक का दरवाजा सावधानीपूर्वक बंद कर दिया, लेकिन तीनों कमरों को एक दूसरे से जोड़ने वाले दरवाजे खुले छोड़ दिए। रात में इंगा को एक हल्की खटखट की आवाज ने जगाया, जिससे वह चिंता में पड़ गया क्योंकि वह इसका कारण नहीं समझ पाया। उसके कमरे में अंधेरा था, बिस्तर पर लेटते ही रोशनी गायब हो गई थी, लेकिन वह किसी तरह रिनकेटिंक के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहा और पाया कि वह कसकर बंद था और हिल नहीं रहा था। फिर वह बिलबिल के कमरे की ओर जाने वाले विपरीत दरवाजे की ओर बढ़ा और पाया कि वह भी बंद था और उसमें ताले लगे थे। लड़के को अजीब सा एहसास हुआ कि उसका पूरा कमरा, दीवारें, फर्श और छत धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कि किसी धुरी पर हो, और यह इतना असहज एहसास था कि वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या करे। और जब खड़खड़ाहट की आवाज बंद हो गई और कमरा अब स्थिर लगने लगा, तो वह जल्दी फिर से सो गया। जब लड़का कई घंटों के बाद उठा, तो उसने पाया कि कमरे में फिर से उजाला हो गया है। इसलिए उसने अपने कपड़े पहने और पाया कि एक छोटी सी मेज, जिसमें एक गर्म नाश्ता था, अचानक उसके कमरे के बीच में आ गई थी। उसने 2 दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वो उन्हें नहीं खोल सकता। उसने कुछ नाश्ता खाया, सोच कर सोचा कि उसे किसने अंदर बंद किया था और उसे कैदी क्यों बनाया गया था। फिर वह फिर से उस दरवाजे के पास गया जो उसे लगा कि रिनकेटिंक के कक्ष की ओर जाता है, और उसे आश्चर्य हुआ कि कुंडी आसानी से खुल गई और दरवाजा खुल गया। उसके सामने चट्टान में बना एक भद्दा गलियारा था जिसमें मंद रोशनी थी। ये देखने में आकर्षक नहीं लग रहा था, इसलिए इंगा ने दरवाजा बंद कर दिया, ये जानने के लिए हैरान कि रिनकेटिंक के कमरे और राजा का क्या हुआ, और विपरीत दरवाजे की ओर चला गया। इसे खोलते ही उसने पाया कि उसके सामने चट्टान की एक ठोस दीवार थी, जिसने उसे उस दिशा में भागने से प्रभावी रूप से रोक दिया। लड़के को अब एहसास हुआ कि राजा कलिको ने उसे धोखा दिया है, और उसे मेहमान के रूप में स्वागत करने का दावा करते हुए उसे उसके साथियों से अलग करने की साजिश रची है। हालांकि एक रास्ता बचा हुआ था जिससे वह बच सकता था, और उसने ये देखने का फैसला किया कि वह रास्ता कहाँ जाता है। इसलिए पहले दरवाजे पर जाकर उसने उसे खोला और धीरे धीरे मंद रोशनी वाले गलियारे में प्रवेश किया। जब वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद होते सुना। वह तुरंत वापस भागा, लेकिन चट्टान का दरवाजा दीवार में इतना सटा हुआ था कि उसे फिर से खोलना असंभव लगा। हालांकि यह इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि कमरा एक जेल था और भागने का एकमात्र रास्ता उसके सामने था। गलियारे के साथ साथ वह रेंगता हुआ आगे बढ़ा। एक कोने में मुड़ते हुए उसने खुद को एक बड़ी गुंबददार गुफा में पाया जो खाली और सुनसान थी। यहाँ भी एक मंद रोशनी थी जिससे उसे विपरीत दिशा में एक और गलियारा दिखाई दे रहा था, इसलिए वह गुफा के चट्टानी तल को पार करके दूसरे गलियारे में प्रवेश कर गया। ये गलियारा हर दिशा में मुड़ता और घूमता था, लेकिन बहुत लंबा नहीं था, इसलिए जल्द ही लड़का दूसरी गुफा में पहुंच गया, जो पहली गुफा जितनी बड़ी नहीं थी।
उसे ये भी खाली मिली, लेकिन इसमें से एक और गलियारा निकलता था, इसलिए इंगा उसमें प्रवेश कर गई। ये सीधी और छोटी थी और उसके आगे एक तीसरी गुफा थी, जो बाकी गुफाओं से बहुत कम अलग थी, सिवाय इसके कि इसके एक तरफ एक मजबूत लोहे की जाली थी। इन तीनों गुफाओं को चट्टानों से खुरदरा काटकर बनाया गया था और ऐसा लगता था कि उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, जैसा कि नोम्स की अन्य सभी गुफाओं का किया गया था जहां वह गया था। तीसरी गुफा में खड़े होकर इंगा ने देखा कि उसे लगा कि उसके दूर की ओर एक और गलियारा है, इसलिए वह उसकी ओर चल पड़ा। ये द्वार अंधेरा था और इस तथ्य और उसके चारों ओर व्याप्त गंभीर सन्नाटे ने उसे कुछ देर के लिए उसमें प्रवेश करने से हिचकिचाया। हालांकि विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि जब तक वह इस जगह को अंत तक नहीं खोज लेता, तब तक वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए वह साहपूर्वक अंधेरे गलियारे में घुस गया और आगे बढ़ते हुए सावधानी से अपना रास्ता टटोलता रहा। वह मुश्किल से 2 कदम ही चल पाया था कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और स्टील की एक भारी चादर ने उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया, जहां से वह अभी अभी आया था। वह एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना ही बेहतर लगा, और जैसे ही इंगा अंधेरे में आगे बढ़ा, अपने हाथों को आगे की ओर फैलाकर रास्ता महसूस करने लगा। हथकड़ियां उसकी कलाइयों में गिर गईं और एक तेज क्लिक के साथ खुद को बंद कर लिया, और एक पल बाद उसने पाया कि वह चट्टान के फर्श में मजबूती से स्थापित एक मजबूत लोहे के खंभे से बंधा हुआ था। जंजीरें इतनी लंबी थीं कि वह किसी भी दिशा में 1 गज या उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता था, और दीवारों को छूकर उसने पाया कि वह एक छोटे से गोलाकार कमरे में था, जिसमें उस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अंदर आया था, और वह अब स्टील के दरवाजे से बंद था। ये गुफाओं और गलियारों की श्रृंखला का अंत था। अब लड़के को अपनी स्थिति का खौफ पूरी ताकत से महसूस हुआ, लेकिन उसने बिना संघर्ष किए अपने भाग्य के आगे झुकने का संकल्प नहीं किया, और यह महसूस करते हुए कि उसके पास नीला मोती है जो उसे अद्भुत शक्ति देता है, उसने जल्दी से जंजीरें तोड़ दी और खुद को हथकड़ी से मुक्त कर लिया। इसके बाद उसने स्टील के दरवाजे को उसके कब्जों से खोला और छोटे से रास्ते से रेंगते हुए खुद को तीसरी गुफा में पाया। लेकिन अब वह मंद रोशनी, जो पहले उसका मार्गदर्शन कर रही थी, गायब हो चुकी थी। फिर भी गुफा के अंधेरे में झांकने पर उसे 2 गोल लौ की डिस्क दिखाई दी, जो फर्श और दीवारों पर एक मंद चमक बिखेर रही थी। इस मंद चमक से उसे एक विशालकाय आदमी का आकार दिखाई दिया, जो गुफा के बीच में बैठा था, और उसने देखा कि लोहे की जाली हटा दी गई थी, जिससे आदमी अंदर जा सकता था। विशालकाय व्यक्ति बिना कपड़ों के था और उसके अंग मोटे लाल बालों से ढके हुए थे। ज्वाला की गोल डिस्क उसकी 2 आंखें थीं, और जब उसने जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह खोला तो इंगा ने देखा कि उसके जबड़े इतने चौड़े थे कि वे अपने दांतों की बड़ी पंक्तियों के बीच 1 दर्जन लोगों को कुचल सकते थे। थोड़ी देर बाद दैत्य ने ऊपर देखा और देखा कि लड़का गुफा के दूसरी ओर बैठा है, इसलिए उसने कर्कश, असभ्य आवाज में पुकारा, इधर आओ मेरी सुंदरी, हम दोनों साथ में कुश्ती लड़ेंगे, तुम और मैं, और अगर तुम मुझे गिराने में सफल हो गई तो मैं तुम्हें अपनी गुफा से होकर जाने दूंगी। लड़के ने चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और उसे इस बात का अफसोस था कि उसने गुलाबी मोती राजा रिनकिटिंग को उधार दे दिया था। लेकिन अब व्यर्थ, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसे डर था कि उसकी महान शक्ति भी इस बालों वाले राक्षस के खिलाफ उसके लिए कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी भुजाएं इतनी लंबी नहीं थीं कि वो विशालकाय के विशाल शरीर का 1/4 हिस्सा भर सके, जबकि राक्षस के शक्तिशाली अंगिंगा की जान ले सकते थे, इससे पहले कि वह प्रभुत्व हासिल कर सके। इसलिए राजकुमार ने इस दुश्मन से लड़ने के लिए दूसरे तरीके अपनाने का निश्चय किया, जिसे निस्संदेह उसे वापस लौटने से रोकने के लिए वहां रखा गया था। गलियारे से पीछे हटते हुए वो उस कमरे में पहुंचा जहां उसे जंजीरों से बांधा गया था, और उसने लोहे के खंभे को उसके सॉकेट से उखाड़ दिया। यह 1 फुट मोटा और 4 फुट लंबा था, और ठोस लोहे का होने के कारण इतना भारी था कि 3 आम लोगों के लिए इसे उठाना मुश्किल होता। गुफा में वापस आकर लड़के ने बड़ी सी छड़ को अपने सिर के ऊपर घुमाया और उसे राक्षस पर जोरदार तरीके से मारा। छड़ का सिरा राक्षस के माथे पर लगा और एक कराह के साथ वह पूरी लंबाई में फर्श पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा। जब दानव गिरा
तो उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सावधानी से, क्योंकि इंगा को यकीन नहीं था कि दानव मर चुका है, लड़का बीच की गुफा की ओर जाने वाले रास्ते की ओर टटोलने लगा। प्रवेश द्वार संकरा था और अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन अब लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ा। तुरंत ही फर्श उसके नीचे धंसने लगा और बहुत घबराकर उसने मुड़कर छलांग लगाई, जिससे वह दीवार के चट्टानी किनारों को पकड़ सका और उस रास्ते पर पैर जमा सका जिससे वह अभी अभी आया था। वह अभी इस शरण स्थल पर पहुंचा ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा में दूर से एक तेज धारा की आवाज आने लगी। इंगा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कई माचिसें पाईं, जिनमें से एक को उसने जलाकर अपने सामने रखा। जब वह जल रही थी तो उसने देखा कि गुफा का पूरा फर्श गिर गया था और उसे पता था कि अगर उसने तुरंत ही अपने पैर को वापस नहीं संभाला होता तो वह अपने नीचे मौजूद खाई में गिर जाता। एक और माचिस की रोशनी में उसने गुफा के दूसरी तरफ का दरवाज़ा देखा और उसके मन में विचार आया कि शायद वह खाई को पार कर सकता है। बेशक ब्लूपर द्वारा दी गई अद्भुत शक्ति के बिना ये कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन इंगा को लग रहा था कि एक शक्तिशाली स्प्रिंग उसे खाई के पार सुरक्षित ले जा सकती है। वह जहाँ था वहाँ नहीं रह सकता था, ये निश्चित था, इसलिए उसने प्रयास करने का संकल्प लिया। उसने पहली गुफा और छोटे गलियारे से होते हुए लंबी दौड़ लगाई, फिर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने खुद को दूसरी गुफा की काली खाई में फेंक दिया। वह तेजी से उड़ गया और हालांकि उसका दिल डर से रुक गया था, कुछ ही सेकंड बीते थे कि उसके पैर विपरीत मार्ग के किनारे पर आ गए और उसे पता चल गया कि उसने सुरक्षित रूप से अद्भुत काम पूरा कर लिया है। राहत की एक लंबी सांस लेने के लिए रुकते हुए इंगा ने जल्दी से उस टेढ़े गलियारे को पार किया जो तीनों में से आखिरी गुफा की ओर जाता था। लेकिन जब वो उस गुफा के सामने आया तो वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें तेज रोशनी की चमक से लगभग अंधी हो गई थीं जो उन पर फट पड़ी। अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांकते हुए इंगा चट्टान के एक उभरे हुए कोने के पीछे चला गया और धीरे धीरे अपनी आंखों को रोशनी की आदत डालने के बाद वह आखिरकार उस अजीब चमक पर बिना पलक झपकाए देखने में सक्षम हो गया जिसने इतनी जल्दी गुफा की स्थिति बदल दी थी। जब वह इस तिजोरी से गुजरा था तो ये पूरी तरह से खाली थी। अब चट्टान का सपाट फर्श हर जगह जलते हुए अंगारों के बिस्तर से ढका हुआ था, जो लाल और सफ़ेद लपटों की छोटी छोटी जीभें उगल रहे थे। वास्तव में पूरी गुफा एक राक्षसी भट्टी थी और उससे निकलने वाली गर्मी भयावह थी। इंगा का दिल अंदर ही अंदर डूब गया जब उसे एहसास हुआ कि चालाक नोम राजा ने उसके और दूसरी गुफाओं की सुरक्षा के बीच कितनी भयानक बाधा खड़ी कर दी है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके लिए दूसरी गुफा की खाड़ी को पार करना फिर से असंभव होगा। इस तरफ का गलियारा इतना टेढ़ा था कि कूदने से पहले वह भाग नहीं सकता था, न ही वह अपने सामने वाली गुफा के धधकते अंगारों को पार कर सकता था, क्योंकि यह बीच वाली गुफा से बहुत बड़ी थी। इस दुविधा में उसे डर था कि उसकी महान शक्ति उसके किसी काम नहीं आएगी और उसने गुलाबी मोती को छोड़ने के लिए खुद को बहुत धिक्कारा, जो उसे चोट से बचा सकता था। हालांकि राजकुमार इंगा के स्वभाव में लंबे समय तक निराश रहना नहीं था। उनके पिछले कारनामों ने उन्हें आत्मविश्वास और साहस सिखाया था, उनकी बुद्धि को तेज किया था और उन्हें आविष्कार की प्रतिभा दी थी। वह बैठ गया और अपने खतरे से बचने के उपायों पर गंभीरता से सोचने लगा और आखिरकार उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। विचार प्राप्त करने का यही तरीका है, कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से खुद को हतोत्साहित न होने दें, बल्कि यह विश्वास करें कि हर कठिनाई से बाहर निकलने का एक रास्ता है, जिसे ईमानदारी से सोचने से पाया जा सकता है। जिस टेढ़े गलियारे में इंगा खड़ी थी, उसकी दीवारों में चट्टानों के कई बिंदु और उभार थे और इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर ढीली हो गई थीं, हालांकि वे अभी भी अपनी जगह पर टिकी हुई थीं। लड़के ने एक बड़ा टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दीवार से अलग कर दिया। फिर वह उसे गुफा में ले गया और जलते हुए अंगारों पर फेंक दिया, जो गलियारे के अंत से लगभग 10 फीट दूर था। फिर वह चट्टान के दूसरे टुकड़े के लिए लौटा और उसे अपनी जगह से अलग करते हुए उसने उसे पहले वाले से 10 फीट आगे गुफा के विपरीत दिशा में फेंक दिया।
लड़के ने ये काम तब तक जारी रखा जब तक कि उसने गुफा के पार सीधे अंधेरे रास्ते तक पहुंचने वाले कई कदम पत्थर नहीं बना लिए, जिससे उसे उम्मीद थी कि वो आज़ादी नहीं तो सुरक्षा की ओर वापस लौट आएगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो इंगा ने अपने कदमों का फायदा उठाने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वह जानता था कि बचने का सबसे अच्छा मौका कोयले की चादर को पार करना है, इससे पहले कि चट्टानें इतनी गर्म हो जाएं कि वे उसके पैरों को जला दें। इसलिए वह पहली चट्टान पर कूद गया और वहां से एक के बाद एक तेजी से एक चट्टान पर कूदने लगा। गर्मी की एक भयावह लहर ने उसे तुरंत घेर लिया और एक समय के लिए उसे डर लगा कि गुफा को पार करने से पहले ही उसका दम घुट जाएगा, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली ताकि उसके फेफड़ों में गर्म हवा न जाए और हताश संकल्प के साथ अपनी छलांगें जारी रखीं। फिर, इससे पहले कि उसे एहसास होता, उसके पैर आगे के गलियारे की ठंडी चट्टानों को दबा रहे थे और वह बेबस होकर फर्श पर लुढ़क रहा था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसकी त्वचा इतनी लाल हो गई थी कि वो उबले हुए झींगे के खोल जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी तेज चाल ने उसे जलने से बचा लिया था और उसके जूतों के तले मोटे थे, जिससे उसके पैर बच गए। कुछ मिनट आराम करने के बाद लड़के ने आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ताकत महसूस की। वह गलियारे के अंत में गया और पाया कि वह चट्टानी दरवाजा जिससे वह अपने कमरे से बाहर निकला था, अभी भी बंद था। इसलिए वह गलियारे के बीच में वापस आ गया और सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, जब अचानक उसके सामने ठोस चट्टान हिलने लगी और एक छेद दिखाई दिया जिसमें से एक शानदार रोशनी चमक रही थी। अपनी आंखों को, जो कुछ हद तक चकाचौंध थीं, छिपाते हुए इंगा उस छेद से कूद गया और खुद को नोम राजा की आबाद गुफाओं में से एक में पाया, जहां उसके सामने राजा कलिको खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और क्लिक, राजा का चेम्बरलिन, जो आश्चर्यचकित था, और राजा रिंकिटिंग बिलबिल बकरी पर सवार था, दोनों ही खुश लग रहे थे कि इंगा उनके साथ फिर से आ गई थी।